जय हिंद मेरे सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे इस वीडियो पे, तो आपको पता होगा कि टर्म 2 का सामाजिक विज्ञान का क्या आ चुका है, मॉडल सेट आ चुका है। तो हम लोग क्लास 10 के टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर पे बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के मॉडल सेट पे बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इस सेट में टोटल आपको 19 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और आपको इस सेट को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बना पाता, लेकिन उसमें मैं उन सारी चीजों को मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जितना अच्छा से मैं बोर्ड में समझा पाऊंगा। तो ऐसे आपको ये यहाँ पे आप देख ले और फिर इसका जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम जो लिंक जो ग्रुप है उस पर भी आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ साथ में जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भी क्या मिलेगा कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को देखें और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अगर ये फायदा दे रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर सही लग रहा है तो क्या करें, चैनल के साथ बने रहे और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ साथ में मैथ का और साथ में साइंस का भी जो वीडियो है वो आपको बारी बारी से मिलता जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होगा कि मॉडल सेट का मॉडल सेट संख्या अगर 1 देखोगे तो क्वेश्चन है कि रिंडरपेस्ट किसे कहते हैं। क्या है रिंडरपेस्ट किसे कहते हैं? लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक का जो क्वेश्चन है ये क्या है, VSTQ क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपको लगभग जितने कम शब्दों में आप इसका आंसर दे पाओगे आपके लिए क्या होता है वो बेहतर होता है। और इसमें आपका जो मॉडल सेट उसमें लिखा गया है कि अगर आप 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक करते हो तो आपको कितना मिलता है, 2 नंबर मिलता है क्वेश्चन का। और आपको कुल मिला के 7 क्वेश्चनों में से केवल 5 क्वेश्चन का ही क्या करना है, आंसर देना है। तो ऐसे 5 का देना है, लेकिन मैंने कुल मिला के मैंने 7 के 7 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि रिंडरपेस्ट से आप क्या तात्पर्य है या रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन रहा 1 कि रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिंडरपेस्ट जो है वो अफ्रीका में 1890 के दशक में फैला था, यानी कि 1890 से लेके 1900 जो पूरा का पूरा जो साल है इस साल के दशक में क्या किया था कि रिंडरपेस्ट फैला था। और ये रिंडरपेस्ट क्या होता है कि मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है और इस बीमारी के फैलने से अफ्रीका में जो लोगों की आजीविका है और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर पड़ा था। तो हुआ क्या था कि अफ्रीका में 1980 के दशक में मवेशी यानी कि जानवरों में जो भी जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे आप जानते हो गाय, या मैं बात करूंगा कि जैसे बैल, जैसे मैं बात करूंगा मवेशी, है ना, यानी कि जो भी दूध देने वाली या जो भी चारा खाने वाली जो भी मैं बोलूंगा जानवरें होते हैं उनमें ये बीमारी फैला कैसा, प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को हो जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि सभी जानवरों को हो जाएगा। तो उसी तरह प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। और इसके आने से क्या हुआ कि अफ्रीका की आजीविका और वहां की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा असर पड़ा। तो ये पड़ने का क्या कारण था, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो है वो लोग काम नहीं किया करते थे, वो लोग केवल बैल बकरियों को ही चराने का काम करते थे, मवेशियों को चराने का काम करते थे। और उनसे उनको क्या मिलता था, उनसे और उनके उत्पादों से वो क्या करते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे। जैसे कोई व्यक्ति भेड़ पाल रहा है तो भेड़ का ऊन बेच लिया और उससे उसको प्रॉफिट हो गया। कोई व्यक्ति गाय पाला है तो गाय का गोबर से और गाय के दूध से वो अपना परिवार पाल रहा है। तो इस तरह से उनकी जीविका को क्या पड़ा, असर पड़ा। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति कब और कहां प्रारंभ हुआ। तो ऐसे माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति 1780 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। कहां पे, 1780 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो भाई ये देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुआ और इंग्लैंड में शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ, तो 1880 के दौरान ये क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। और एक बात आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहला अगर मैं कारखाना का बात करूं तो 1830 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला कारखाना, तो आप क्या बोलोगे कि 1930 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1930 में शुरू किया गया। और कहां शुरू हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहला कारखाना। और पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति, तो क्या बोलोगे 1780, कहां भाई, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। बात करेंगे आगे।
क्या करेंगे, बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो तीसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे। भाई आप घर में ऐसे कौन कौन से ऊर्जा है, ऊर्जा ना समझते हो ना कि जिससे आपको उष्मा महसूस हो सकता हो या जिससे आप खाना बना सकते हो। सिंपल सा बात मैं बताऊंगा अगर मैं सोशल साइंस के हिसाब से, तो आप देख सकते हो सौर ऊर्जा का उपयोग घर में करते हो बिजली जलाने के लिए, है ना। आजकल तो भाई पूरा आप देख सकते हो बड़ा से बड़ा, जैसे इंदिरा गांधी जो आपका है, मैं बोलूंगा कि हवाई जहाज एयरपोर्ट है, वो पूरा का पूरा आपका मैं बोलूंगा सोलर सिस्टम से चलता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा जहाज आ चुके हैं जो पूरे के पूरे सौर ऊर्जा चलता है। तो एक तो हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं, साथ में बिजली का उत्पादन करने के लिए। और दूसरा क्या है, जल विद्युत, यानी कि जल स्रोत के रूप में जल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और वो भी क्या होता है, जल विद्युत का उपयोग करते हैं। तो ये रहा 2 स्रोत। चौथा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो ऐसे अगर मैं बता दूं कि सब क्या बताएंगे 1885 में, लेकिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि हम लोग बोलेंगे कांग्रेस यानी कि हाथ छाप वाला, तो ये जो हाथ छाप वाला पार्टी है इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और इसके संस्थापक क्या थे, ए हो ह्यूम। क्या थे, ए हो ह्यूम। याद रखिएगा ये जो ए ओ ह्यूम थे ये एक्चुअली ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी। और भारत के जो थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और साथ में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इनके क्या थे, संस्थापक थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे। तो ऐसे आपके बुक में लोकतंत्र की 3 चुनौतियों के बारे में लिखा है, देख सकते हो 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे तीनों के बारे में डिस्कशन किया है। आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी 2 को याद रखना है। तो आप बोलोगे सर कि आपने केवल 2 को ही क्यों रखा, तो आपने 3 को क्यों लिखा, क्योंकि आप देखोगे कि अभी आपको YouTube में बहुत सारे यूट्यूबर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन केवल मुझे जहां तक लगता है कि आपको प्रीतम एकेडमी ही ऐसा चैनल मिलेगा जहां पे जितने भी प्रॉब्लम है उनको सारे का सारा आपको डिस्कशन करके दे दिया जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मान लो कि मैंने ये और ये बताया, मैंने ये नहीं बताया, लेकिन कोई दूसरा यूट्यूबर क्या करेगा, ये और ये बता देगा, आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं। इसलिए मैं तीनों का तीनों में बताना चाहता हूं। तो बात करेंगे पहले चुनौती का। तो पहला चुनौती क्या है, बुनियादी चुनौती। पहला क्या है, बुनियादी चुनौती। और दूसरा क्या है, देख सकते हो कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। और तीसरा चुनौती क्या है, देख सकते हो कि तीसरा चुनौती है हमारे पास विस्तार की चुनौती। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये बुनियादी चुनौती क्या होता है। बुनियादी चुनौती क्या होता है, तो देखिएगा बुनियादी का तो होता है कि जहां लोकतंत्र स्थापित नहीं है वहां भी क्या करना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है। यह सबसे बड़ा क्या होता है, एक चुनौती होता है। जैसे भारत के पास लोकतंत्र को स्थापित करने का कितना बड़ा एक चुनौती था कि भाई आखिर लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो एक तो चुनौती क्या हो गया, बुनियादी चुनौती। और बुनियादी चुनौती क्या है कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी क्या करेंगे, इसको स्थापित करेंगे, पहला चीज। दूसरा क्या है, विस्तार की चुनौती। क्या है विस्तार की चुनौती, तो लोकतंत्र हमें क्या बताता है कि लोकतंत्र वाले देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी नस्ल का होगा, किसी भी जाति का होगा, तो उसके लिए जो भी कानून बनाया जाएगा वो सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। तो इसका सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है, विस्तार का, कि सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र मूल्यों का लागू करना। और ये लागू कैसा करना, एक समान सबके लिए क्या करना, लागू करना। ये क्या होता है, लोकतंत्र का विस्तार का क्या होता है, चुनौती होता है। तीसरा चुनौती क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। अब लोकतंत्र को मजबूत करने का मतलब क्या है कि जनता का और जो भी संस्था है उसका क्या करना, कि सशक्त करना। जनता को और जो भी संस्थाएं हैं उनको क्या करना, सशक्त करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। यह भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। पहला क्या हो गया, देख सकते हो बुनियादी विस्तार का चुनौती। दूसरा देख सकते हो, पहला क्या हो गया, बुनियादी चुनौती, दूसरा विस्तार की चुनौती, तीसरा क्या होगा, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। ये तो हम लोगों ने बात किया 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। देखिए मुद्रा माने क्या होता है, पैसा। और पैसे को हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु के साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि मैं अगर आपको 10 रुपया दूंगा तो आप जाके क्या करोगे, मार्केट से कुछ खरीद लोगे, या आप दुकान जाओगे तो आपके पास 10 रुपया पैसा और आपको क्या क्या लेना है, एक कॉपी लेना है। तो आप जाओगे मार्केट में तो बोलोगे भाई कॉपी के रुपया, वो बोलेगा 10 रुपया। तो आप पॉकेट से क्या करोगे, 10 रुपया उसको दे दोगे।
तो जब आप उसको 10 रुपया दोगे तो वो क्या करेगा, बदले में आपको क्या करेगा, कॉपी दे देगा। तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा क्या है, कि मुद्रा क्या करता है कि विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या करता है, विनिमय का माध्यम है, यानी कि आप वस्तु ले रहे हो या वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हो। भाई मुद्रा भी एक प्रकार का वस्तु है कि नहीं, मुद्रा भी क्या एक प्रकार का वस्तु ही है। तो वस्तु के बदले क्या हो रहा है कि वस्तु दे रहे हो, तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। लेकिन हम लोग इसको वस्तु नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो क्या है कि जो भी कुछ हम लोग दे रहे हो क्या है, स्वीकार है। क्या है, स्वीकार है, और उसका कोई मूल्य है, उसका कोई मापक है, तथा क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भंडार के रूप में रख सकते हैं। तो भी उसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि एक तरह का क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा को क्या बोलेंगे कि मुद्रा विनिमय के माध्यम में सामान्य रूप से स्वीकार्य है ना, जो मूल्य के मापक तथा भंडार के रूप में कार्य करती है। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि जैसे मान लो कि हम एक जो नकली पैसा होता है, जो बचपन में हम लोग नकली पैसा खेलते थे, है ना, कूपन जिसको बोलते थे, तो अगर मैं उसको लेके जाऊंगा और दुकानदार को मैं दूंगा, तो क्या दुकानदार वो नकली नोट ले लेगा क्या? जैसे आपने वो पिक्चर देखा होगा पीके, कौन सा पीके, है ना, पीके पिक्चर आपने देखा होगा। तो उसमें क्या था कि आमिर खान जी जो थे वो क्या करते हैं, गांधी जी के बहुत सारे फोटो उठाते हैं और दुकान लेके देते हैं, जहां से उनको क्या मिलता कि कुछ खाने के लिए सामान मिलता। तो सभी एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन जो पैसा हम लोग का बोलचाल में चलने वाला, जिसको आप और हम मानते हैं, वो जो चलने वाला, जो सामान्य रूप से स्वीकृत जो पैसा था, जिसको दिया, तो मान लो कि आप क्या करते हो, 5 रुपए का सिक्का देते हो, जिसमें ऐसे करके उस नोट पे ऐसे 50 लिखा हुआ है। तो इसका मान्यता, इसका मूल्य दिए ना कि ये क्या है, 50 रुपया है, और ये जो मूल्य होगा उसका मापक भी होगा कि इसका रेट 50 रुपया है। क्यों, समझेगा कि अगर मान लो कि आपने 40 रुपया का सामान खरीदा और मैंने आपको 50 रुपया दिया, अगर मैं आपसे 40 रुपए का सामान खरीद रहा हूं और मैं अगर आपको 50 रुपया दे रहा हूं, तो क्या आप मुझसे और पैसे मांगोगे? क्या नहीं, बल्कि आप मुझे क्या करोगे, और 10 रुपया घुमा दोगे। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो माप है ना, उस पैसे का कुछ ना कुछ तो माप है ना। तो जो मूल्य के मापक तथा क्या करता है, भंडार करने का कार्य करता है, उसी को क्या बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे। तो हम लोगों ने 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग खंड ए का, यानी कि मैं बात करूंगा अब कौन से क्वेश्चन का मैं बात करूंगा, तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का मैं बात करूंगा, लास्ट क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, उदारीकरण का माइंड में बैठा सकते हो, उधार देना। क्या? उधार देना। तो जो व्यक्ति उधार देते हैं ना, वो सभी को उधार देते हैं। ऐसे माइंड में बैठा कर रखिएगा कि जो व्यक्ति उधार देते हैं वो सभी लोगों को उधार देते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि उदारीकरण एक ऐसा व्यवस्था है, या उदारीकरण एक ऐसा व्यवस्था है जो क्या करता है कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देता है, जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास में क्या हो सके, तेजी हो सके। क्या करता है उदारीकरण का मतलब क्या होता है, खुलापन। क्या होता है, खुलापन। नहीं बोलता ये व्यक्ति बड़ी उदार है। अगर मैंने बोलने का मेरा मतलब है, उदारता का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि कोई व्यक्ति उदार है, तो इसका मतलब अगर उसके पास उसका इनेमी यानी कि उसका दुश्मन भी जाता है तो उसको सही से बैठने के लिए देगा, या उसका अपना भी अगर आदमी आता है तो उसको भी सही से बैठने के लिए देगा। तो उदारपन का होता है कि खुलेपन। माने क्या है कि मान लो कि कोई एक काम करते हो और उसके लिए कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं क्या करता हूं, मैं धान उगाने का काम करता हूं। मैं क्या करूंगा, धान उगाने का मैं काम कर रहा हूं। मान लो मैं धान उगा रहा हूं, और क्या हो रहा है कि एक कोई ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि मान लो कि 25 रुपया केजी जो चावल मार्केट में बिक रहा है, और मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं 5% में मैंने टैक्स लगाया। मैंने क्या किया, 5% मैंने टैक्स लगाया। तो ये जो टैक्स होगा ये कहीं ना कहीं लोगों के उत्पादन से बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, या तो इस टैक्स को मैं पूरा का पूरा मैं हटा दूंगा, या मैं इस टैक्स को क्या करूंगा, कम करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं जो भी किसान भाई लोग जो भी किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं कि चावल का उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो। जैसे कि देख सकते हो नमक कर को हटा दिया गया, नमक कर को हटाया गया। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं उदारीकरण का पहलू है। तो उदारीकरण का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना, जिससे क्या हो कि आर्थिक क्या हो, विकास हो, और
अर्थव्यवस्था क्या हो, तेजी से बढ़े, इसी को क्या बोलेंगे, उदारीकरण। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि रेंडर प्रेस तो समझ में आ गया, औद्योगिकरण की सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई, तो समझ में आ गया, है ना। घरों में उत्पादित होने माने उपयोग होने वाले दो ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर लिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना के बारे में बात कर लिए, लोकतंत्र की दो चुनौतियों के बारे में बात कर लिए, मुद्रा के बारे में बात कर लिए और उदारीकरण के बारे में बात कर लिए। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने जो भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और ये 8 नंबर से लेके 14 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। और अगर आप इसका आंसर देते हो तो आपको कुल मिला के 3 नंबर मिलेगा, यानी कि एक आंसर पे आपको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। तो यानी कि इसमें भी आपको कुल मिला के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन 7 में से केवल आपको 5 का ही क्या करना है, आंसर देना है। और जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे उसमें आपको 50 शब्दों में, कितना, 50 शब्दों में आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन बी है, कौन सा जो सेक्शन बी है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, समझिएगा कि जैसे अभी एक वैश्वीकरण जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपके माइंड में उद्योग आता होगा, उद्योग। जैसे कि आज आप देखोगे कि एक फोन या एक फेसबुक क्या किया है कि पूरे देश को जोड़ के रखा है। क्या किया, पूरे देश को जोड़ के रखा है। यानी कि मैं बोलूंगा कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व के सभी देशों का किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम से क्या करना कि एक दूसरे से जुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। मैं क्या बोलूंगा कि विश्व के सभी देशों का किसी भी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है भाई। अब समझिएगा ये जो वैश्वीकरण होता है उसके कई तरीके हैं, माने बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिससे हम लोग वैश्वीकरण का प्रभाव दे सकते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे व्यापार से, जैसे हम लोग बात करेंगे काम की तलाश से, जैसे हम लोग बात करेंगे बीमारी से, और जैसे बात करेंगे हम लोग उपनिवेशिकवाद से। तो ऐसे में और भी 10-12 पॉइंट्स इसमें लिखवा सकता हूं, लेकिन ऐसे मुझे 50 शब्दों में ही लिखना है। तो आप गिन के देखोगे तो 50 से ज्यादा का यहाँ पे आपको शब्द जो है देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि विश्व के सभी देशों का किसी भी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है भाई। अब ये जो वैश्वीकरण होता है तो वैश्वीकरण के कुछ माध्यम है। जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि किसी भी माध्यम से, तो क्या क्या माध्यम हो सकता है कि जिससे एक देश दूसरे देश से जुड़ते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग पहला बात करेंगे व्यापार, क्या बात करेंगे, व्यापार। तो अभी वर्तमान में आप देख सकते हो कि सभी देशों के साथ हमारा व्यापार होता है। चीन से हम लोग चाइनीज सामानों का उत्पादन करते हैं, और हमारे देश से वो क्या करते हैं कि जो भी मसाला वगैरह होता है उनका उत्पादन करके वो ले जाता है। हम लोग कपास का उत्पादन करके देते हैं, वो लोग क्या करता है कि उसका और मैन्युफैक्चरिंग करके हमें भेज देता है। इस तरह हमारा अलग अलग देशों के साथ क्या है कि हमारा व्यापारिक संबंध है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो उस समय एक सिल्क मार्ग करके होता था। क्या होता था, एक सिल्क मार्ग करके होता था। और इस सिल्क मार्ग से चाहे आप पूरे एशिया का बात कर लो, या उत्तरी अफ्रीका का बात कर लो, या पूरा का पूरा यूरोप का बात कर लो, तो ये सारे जो एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप क्या होते हैं कि इन्हीं मार्गों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। और इन्हीं रास्तों के माध्यम से चीन से चीनी पोएट्री यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, भारत से आप देखोगे कि जो भी आपको काली मिर्च हो गया, कपास हो गया, या भारत के जो भी कोलार खान है वहां से सोने हो गए, या इन सारे देशों से लौटते समय जो भी व्यापारी होते थे वो लोग क्या करते थे कि वहां के वस्तुओं को लेके आते थे। तो कहीं ना कहीं जब अगर मान लो कि मैं आपका देश जाऊंगा, जैसे कि आप देखोगे कि अभी हमारे इस पूरे क्षेत्र में मगही और क्या बोलूंगा मैं, मगही और साथ में भोजपुरी भाषा का विरोध हो रहा है। कारण बार सभी लोग बोल रहे हैं कि लालू यादव क्या कहते हैं कि हमारे जो धनबाद का खटाल है वहां पे आके भोजपुरी वाले भाषियों वाले लोगों को बैठा दिए थे। तो कहीं ना कहीं जब वो लोग यहाँ पे आए, भले व्यापार करने के लिए आए हो या किसी और काम से आए हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो संस्कृति है वो पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं आ रही है, और देखते हैं उसके लिए आंदोलन हो रहा है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ से बिहार जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं 1-2 लोगों को मैं झारखंडी जरूर सिखा दूंगा। उस तरह वो लोग जब यहाँ आएंगे तो वो लोग कुछ चीजों को सिखा देंगे। तो इसी तरह क्या होता है कि भाई व्यापार क्या करता है कि एक लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ गए आप। जैसे कि सिल्क मार्ग क्या कहता है, एशिया को
उत्तरी अफ्रीका को और यूरोप को जोड़ने का काम किया था। जैसे हम लोग बात करेंगे काम की तलाश में, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि काम की तलाश में विदेश जाते हैं। या मैं क्या करूंगा, एक माध्यम में मान लेता हूं कि मैं क्या करूंगा कि मैं अमेरिका के किसी लड़की से शादी कर लूंगा, मैं अमेरिका के किसी लड़की से शादी कर लूंगा। तो अगर मैंने अमेरिका के किसी लड़की से शादी किया तो जाहिर सी बात है कि मेरा और अमेरिका में मैंने जहां शादी किया, मेरा जो ससुराल होगा उनसे मेरा और उनका आदान प्रदान होगा कि नहीं भाई। अब मेरा ससुराल है तो मैं तो जाऊंगा, अब उनका क्या है कि लड़की का ससुराल है तो वो लोग भी तो घूमने के लिए आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा के नहीं, हाँ बढ़ेगा, ये भी एक माध्यम है। तो हम लोग पहला क्या बात करेंगे, काम की तलाश में। जैसे भारत में देखो, भारत में आज से 50 साल पीछे अनुबंधित पर श्रमिक क्या करते थे कि अन्य देश ले जाया जाता था, और ये जो देश होते थे इनको अक्सर लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। क्वेश्चन भी आएगा गिरमिटिया मजदूर क्या, अगर आप देखोगे सेट में आया होगा। तो भारत में अनुबंधित पर श्रमिकों को अन्य देश ले जाया जाता था जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते तो गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो मान लो कि यहां से जो लोग गए, यहां से जो लोग व्यापार करने के लिए गए और वहीं जाके रह गए, तो फिर ये कहीं ना कहीं जब वहीं पे जाके वो रहने लगे तो कहीं ना कहीं इससे उनसे और इस हमारे देश के बीच में संबंध और ज्यादा बढ़ा। तो ये भी एक माध्यम था। और तीसरा माध्यम है बीमारी। जैसे आप देखोगे बीमारी भाई कैसे, तो आज से पहले अगर 50 साल पीछे जाओगे तो हमारे पास चेचक नाम का वायरस का मैं बात करूंगा, या मैं रिंडर पेस्ट जैसे बीमारी का बात करूंगा, या प्लेग, जैसे आप देख सकते हो अभी कोरोना कोविड-19। तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो सारी बीमारियां हैं ये क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि चाइना से कोई आदमी इंडिया आया, एक गायकर था और वही क्या क्या पूरे भारत को फैला दिया। आप जानते हो पूरा का पूरा कहानी। तो उसी तरह बीमारी भी क्या करता है कि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का प्रभाव करता है। और आज से 50 साल पहले रिंडर पेस्ट जैसा बीमारी क्या था कि अफ्रीका से यूरोप और यूरोप से क्या क्या था कि सिल्क मार्ग के द्वारा पूरे विश्व में क्या हुआ, फैला। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक वैश्वीकरण का ही क्या है, प्रभाव है। और लास्ट में क्या देखेंगे, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी अन्य देश को क्या करता है कि उसके संस्कृति पर, उसके स्वतंत्रता पर और यहां तक कि उसके धन संपत्ति पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद व्यवस्था। तो देखोगे अगर बात करें कि जैसे आप देख सकते हो कि जो भी ब्रिटेन के लोग होते हैं वो हमारे यहाँ आए और हमको उपनिवेश बना दिए। और अभी आप देखोगे कि अभी भी हमारा ब्रिटेन के साथ और हमारा संबंध अभी भी उसी तरह का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो उपनिवेशवाद है तो वो भी क्या है कि वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो बहुत सारे देशों में क्या होता है कि अन्य देश क्या करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को और उनकी आजीविका को क्या करता है कि छीनने के लिए क्या करते हैं, उसको उपनिवेश बना देता है। तो कहीं ना कहीं अगर पूछा जाएगा कि बताइए वैश्वीकरण के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तो क्या बोलोगे, व्यापार, काम की तलाश, व्यापारी, है ना, माने बीमारी, और साथ में क्या बोलोगे, उपनिवेशवाद, और एक क्या होगा, और एक होगा सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि ब्रिटेन के महिला कामगारों ने, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, कि ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन का विरोध पर हमला क्यों किया। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विरोध क्यों किया। तो देखिए यहाँ पे हमला किया माने उसको तोड़ा नहीं, मतलब उसका विरोध क्यों किया। तो सबसे पहले समझिएगा कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन क्या होता है। तो अगर आज से ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे तो आपको औद्योगिक युग वाले चैप्टर में मिलेगा। तो पहले जो भी उद्योग बेसिकली था क्या, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 1730 के बाद से उद्योग लगना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले उद्योग तो था। अगर जैसे कि मैंने बोला कि पहला जो उद्योग है 1730 में लगा और 1780 के बाद में औद्योगिक क्रांति आया, यानी कि अब पूरे विश्व में भी उद्योग को अपनाने लगा क्या। लेकिन ये कब की घटना है, 1730 की। क्या उससे पहले लोग वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते थे क्या? क्या उससे पहले लोग व्यापार नहीं करते थे क्या? करते थे ना भाई, तब भी लोग कपड़ा पहनते थे, तब भी खाते थे, तब भी व्यापार करते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तब भी हुआ करती थी। तो उस समय की जो महिलाएं थी वो लोग अगर कपड़ा बनाती थी तो कपड़ा बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता था, सूत बनाना पड़ता था, यानी कि सूता। तो सूता को बनाने के लिए आप देखोगे कि महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और चरखा चला के क्या करते थे, सूत बनाते थे। तो यानी कि एक चरखा में केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है। तो उसी तरह अगर किसी को बहुत ज्यादा कपड़ा बनाना है तो उसको बहुत ज्यादा चरखा चलाने वाला और बहुत ज्यादा तकलियां, यानी कि कपड़ों को बनाने के लिए एक मशीन होता है जिसमें एक चरखी लगा होता है जिसको तकली बोलता है, तो उसको चलाने वाली औरतें चाहिए होते थे, क्योंकि इस काम में औरत ही कुशल था। तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन क्या होता है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा एक पहिया घुमाने से
बहुत सारी तकलियां क्या होता है कि अपने आप घूमता है, यानी कि एक पहिया घुमाया और बहुत ज्यादा तकलिया घूमने लगा, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा क्या हो गया कि जो सूत है वो काटना या बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जब इतने ज्यादा एक व्यक्ति बहुत सारा पहिया को घुमा लेगा, जैसे कि मान लो कि कोई फैक्ट्री था और उस समय 10 तकलिया घूमता था, जब मशीन नहीं लगा था, स्पिनिंग जेनिंग मशीन नहीं लगा था, तब 10 लेडीज क्या करता था कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर बैठ के काम करता था। अब क्या हो गया कि अब एक पाइडिल क्या करता है, पूरे के पूरे 10 तकलियां को घुमा देता है। तो अब जो अब फैक्ट्री वाला होगा वो तो पागल नहीं होगा कि क्या करेगा कि वो 10 लोगों को बैठा कर रखेगा, वो केवल एक लोगों को ही बैठाएगा ना, क्योंकि काम तो सिमिलरली हो रहा है, क्योंकि जितना अगर 10 व्यक्ति काटेगा उतना एक व्यक्ति 10 के बराबर काट लेगा, तो जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति को घुमाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था कि अब ये जो तकलिया क्या होता था, घूम जाता था। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि एक मजदूर क्या करता था कि कई सारे मजदूरों का काम जो है कर सकता था। तो चूंकि इस व्यवस्था में, यानी कि ये जो व्यवसाय है, सूत काटने वाला व्यवसाय, इसमें महिला ज्यादा कारीगर थी, क्योंकि पुरुषों को युद्ध लड़ने से फुर्सत नहीं था, युद्ध घर से बाहर होते थे। तो आपको पता होगा कि ये सारी कामें महिलाएं अच्छा करती है, बुना बुनी कढ़ाई जो होता है। तो चूंकि इस व्यवस्था में, इस व्यवसाय में महिला ज्यादा क्या थी, कारगर थी, अतः उनके रोजगार में क्या आ गया, संकट आ गया, और उनके रोजगार में संकट जो है उत्पन्न होने लगा। तो इस रोजगार में संकट ना उत्पन्न हो, इसी के लिए महिलाओं ने क्या किया, इस मशीन पर हमला कर दिया, इस मशीन का विरोध कर दिया। तो चूंकि हम लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चनों का क्या किया, हम लोगों ने आंसर दे दिया। अब हमारे पास कुल मिलाकर और 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसा मैं वीडियो लूंगा कि मैं पीडीएफ बना के मैं वीडियो लूंगा, यह भी क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। तो बात करेंगे आगे, ठीक है। हम लोगों ने 9 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कृषि वाला जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, उससे लिया गया है। तो उसमें आप गेहूं के बारे में, धान के बारे में, है ना, जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया या उसी को धान बोल सकते हैं, गन्ना हो गया और कपास हो गया, है ना, इन सारे खेतियों के बारे में आप पढ़ लो, क्योंकि इससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मैंने किसके बारे में बात किया, चावल, गेहूं, गन्ना और कपास। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे गेहूं के खेती के बारे में वर्णन किया है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें। तो भाई भौगोलिक दशा के बारे में बात करने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे गेहूं के खेती के बारे में, क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा कि गेहूं क्या है, एक रबी फसल है जो देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भागों में क्या करता है, उगाया जाता है। तो पूछा जाता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो अब क्या बोलेंगे कि रबी फसल है। और ये किधर उगाया जाता है, तो देश के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भागों में उगाया जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं तो गेहूं की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होता है, और ऐसे गेहूं की खेती के लिए अगर मैं पानी का बात करूं तो लगभग 50 से लेके 75 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं की खेती के लिए। और गेहूं जब बोया जाता है, देखिए हम लोग भौगोलिक दशा के बारे में आप बात करना शुरू करते हैं। तो गेहूं जब बोया जाता है, जब गेहूं को लगाना होता है तो उसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ में जब गेहूं बोया जाता है तो उस समय शीत ऋतु होता है, और जब गेहूं का फसल पक जाता है तो उस समय उसको क्या होता है कि खुली धूप की आवश्यकता होती है। तो गेहूं को जब बोया जाता है तो उस समय उसको शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, कि शीत की आवश्यकता होती है। और जब ये पक जाता है तब क्या चाहिए, इसको खुला धूप चाहिए, तब ये क्या होगा, पकेगा। अगर मैं बात करूं गेहूं का, तो गेहूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है कि मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। यानी कि ये क्या बोलेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गेहूं की खेती के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन किया कि भाई इसके लिए क्या क्या चाहिए। पहला तो ये ज्यादातर उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में होता है, हम लोग दक्षिणी भागों में इसका उत्पादन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये पहला इसका भौगोलिक दशा हो गया। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये एक दशा हो गया। ये इसकी किस तरह की स्थिति होती है कि बस शीत ऋतु में ये बोया जाता है और ये काटा कब जाता है, तो आप देख सकते हो कि जब धूप आना शुरू होता है, खिला धूप आना शुरू होता है, उस समय क्या होता है, काटा जाता है। किन क्षेत्रों में उगाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया।
तो ये तो 10वां नंबर का क्वेश्चन था। बात करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो देखिए राजनीतिक दल क्या होता है। मैंने राजनीतिक दल का चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्वेश्चन बताया है कि राजनीतिक दल को ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो क्या करता है, चुनाव लड़ने का और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो क्या बोलोगे कि राजनीतिक दल को ऐसे संगठित समूह के रूप में, ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो क्या करता है, चुनाव लड़ने का काम करता है और साथ में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये इसका मेजर काम है। तो भाई आखिर केवल अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि राजनीतिक दल क्या है तो क्या लिखेंगे, राजनीतिक दल को ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो क्या करता है, चुनाव लड़ने का और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब आप समझिएगा कि ये जो दो चीजें, एक तो चुनाव लड़ने का और साथ में क्या राजनीतिक सत्ता हासिल करने के प्रयास के लिए ये क्या करता है, कुछ कामें करता है। और ये जो भी काम करता है ये समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर या मैं बोलूंगा कि ये क्या करेगा, ये जो भी काम करेगा समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर क्या करेगा, यह समूह काम करेगा। और यह समूह क्या करता है कि अपना चुनाव लड़ने के लिए और अपना सत्ता को हासिल करने के लिए जनता के लिए क्या करता है कि सामूहिक हित के लिए कुछ नीतियां बनाता है और साथ में क्या करता है, उन नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कार्यक्रम क्या करता है, तय करता है। जैसे मान लो कि अभी लॉकडाउन था, सरकार ने क्या किया, लोगों को मुफ्त अनाज बांटने शुरू कर दिया। सरकार ने क्या किया कि लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप देख सकते हो जो हमारी बहनें होते हैं उनके लिए सैनिटरी पैड वगैरह जो होता है स्कूल में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप देखोगे कि आयरन का गोली उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह की जो होता है कि कुछ नीतियां लागू बनाई जाती है और उन नीतियों के लिए क्या करता है, कार्यक्रम क्या करता है, लागू किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट। बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे तो देखिएगा कि सामूहिक हित, अगर मैं किसी के सामूहिक हित पे बात करूंगा तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक तरह का विवाद का बात होगा। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे कि मान लो कि अब जैसे कि एक स्कूल में दो तरह के लोग होते हैं, माने एक स्कूल में दो समूह होते हैं, एक लड़कों का समूह और एक क्या होता है, लड़कियों का समूह। तो मान लो कि केवल मैं लड़कियों का पक्ष लेके बात करूंगा या मैं केवल लड़कों के लिए बात करूंगा तो जाहिर से कहीं ना कहीं दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये विवाद का बात हो जाएगा। तो ये जो सामूहिक हित होता है कभी ना कभी ये विवादास्पद विचार होता है। तो भाई अब जो टीचर होता है उसको दोनों को लेकर चलना है, यानी कि लड़कियों को लेके भी चलना है और लड़कों को भी लेके चलना है। उसी तरह राजनीतिक दलों का क्या करना होता है कि उनको सभी संगठित लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मजदूर हो, यानी कि किसी भी धर्म जाति दल के लोगों को क्या करना होता है, अपने साथ लेके चलना होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये जो विवादास्पद विचार हुआ, इस विवादास्पद विचार को लेकर क्या करता है कि सबकी राय क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दल क्या करता है, दल सबको क्या होता है, लेके चलना है। तो इसीलिए क्या करता है कि दल ये समझाने का प्रयास करता है कि उसकी जो नीति और उसकी जो कार्यक्रम है वो क्या है कि औरों से क्या है, बेहतर है। तो भाई इस तरह की बातें और क्या मैं बोलूंगा कि अपने आप को दिखाकर क्या करता है कि करता है। साथ में क्या करता है कि वो ये भी बोलता है कि लोगों का अगर समर्थन मिल गया तो जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा कि नीतियों को लागू करने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन आएगा राजनीतिक दल क्या है, तो क्या बोलोगे, राजनीतिक दल को ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने का, राजनीतिक सत्ता हासिल करने का क्या करती है, प्रयास करती है। साथ में समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कुछ कार्यक्रम भी क्या करती है, तय करती है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार को लेकर सबकी राय क्या होती है, अलग अलग होती है। तो राजनीतिक दल क्या करता है, लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी नीतियां औरों से क्या है, बेहतर है और लोगों का समर्थन पाकर क्या करता है, लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये तो रहा पूरा का पूरा राजनीतिक दल क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि लोकतंत्र किस रूप में उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं लोकतंत्र व्यवस्था का तो निम्नलिखित कारणों से हम ऐसा कह सकेंगे। तो पहला कारण का बारे में बात करेंगे तो आपने पारदर्शिता के बारे में सुना होगा, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होते हैं।
आपको पता होगा कि जैसे एक संविधान में रूल है कि अगर आप एक मुजरिम हो और आपने क्या किया है कि 4-5 गलती करी है, आपने 4-5 गलती करी है, तो आपको क्या होगा कि केवल एक ही गलती का सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि आपने 5 गलती करी और ऐसा भारत में एक रूल लागू है कि आप जितने बार सजा करोगे आप उतने बार क्या करोगे, जेल जाओगे। तो मान लो कि अब सिंपल सा बात है कि उम्र कैद की सजा होगी, तो मैंने अगर मैंने 5 गलती करी है तो क्या मुझे 5 बार उम्र कैद की सजा होगी? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक व्यक्ति उम्र कैद माने क्या, जब तक जिंदा हो तब तक आप जेल में रहोगे, ये होता है उम्र कैद की सजा। तो क्या मुझे 5 बार उम्र कैद की सजा मिल सकता है? नहीं, एक व्यक्ति को एक ही बार उम्र कैद की सजा मिल सकता है क्योंकि वो एक ही बार मर के जिंदा होगा। तो इस तरह का संविधान है। और जैसा कि आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है तो इसके लिए ये इस तरह का कानून है कि उसको इस कानून से उसको सजा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बैंक लूटता है तो इस तरह का होता है। अगर कोई बच्चा को कोई पेरेंट्स परेशान करता है तो उसके लिए ये होता है ना। तो उसी तरह क्या होता है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि कोई भी अगर फैसला होगा तो वो किस कायदे कानून के अनुसार होगा। साथ में अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले लेने में किन नियमों का पालन हुआ है या नहीं, यह भी क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। तो पहला तो क्या हुआ कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसला कुछ कायदे कानून के अनुसार होगा। पहला बात किस कायदे कानून के अनुसार होगा। दूसरा क्या कि अगर आदमी जानना चाहता है कि भाई जो भी फैसला हुआ उसने जो भी फैसला हुआ तो फैसला लेने में वो किस नियम को लागू किया या किस नियम का लागू नहीं किया, अगर वो चाहे तो ये भी पता लगा सकता है। साथ साथ में क्या हो सकता है कि नियमित और जो निष्पक्ष जो चुनाव होता है, नियमित यानी सुनिएगा कि जैसा कि 5 साल तक कोई शासन व्यवस्था किया, फिर 5 साल के बाद उसको सीट से हटना ही है, तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराना, साथ में प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर क्या करना कि खुली सार्वजनिक चर्चा करना, यह भी एक लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाता है। कारण समझिएगा कि अगर नियमित रूप से चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी ये उस तरह की व्यवस्था नहीं होगा जिसमें राजा का बेटा शासन करता है। तो कहीं ना कहीं उसको एक उत्तरदायी बनाया कि भाई लोकतंत्र में जितने भी सदस्य हैं, चाहे मैं बात करूंगा पार्टी का, चाहे मैं बात करूंगा समर्थकों का, तो सभी मिलजुल कर क्या करेंगे, काम करेंगे, नियमित रूप से चुनाव करेंगे, निष्पक्ष चुनाव करेंगे। जो भी नीति लागू होगा वो क्या करेगा, खुद भी हम लोग लागू होने देंगे और लागू करने वाले क्या करेंगे, सही ढंग से क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो ये जो सारी चीजें होंगी उन पे क्या होगा कि खुली चर्चा होगी। साथ में सरकार तथा इसके कामकाज का, यानी कि जो भी सरकार काम किया, जो भी सरकार है और जो भी उनका कामकाज है, उनके बारे जानने का पूरा का हमारा क्या है, अधिकार है। और ये अधिकार आपको पता होगा कि सूचना का अधिकार से हमको मिला है। साथ में क्या है कि लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाले और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देती है लोकतंत्र व्यवस्था। तो लोकतंत्र व्यवस्था भाई उत्तरदायी क्यों है, तो ये 5 कारण हम लोग दे सकते हैं। पहला क्या कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, पहला चीज। दूसरा, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो उसका भी क्या कर सकता है, वो पता लगा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि तीसरा क्या है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा होती है। जैसे देख सकते हो बजट पास होता है, सभी लोग बैठ के हम लोग देख सकते हैं इस सारे की चीजें के बारे में। सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार है, वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। साथ में लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली और भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली क्या करती है, शासन व्यवस्था देती है। यानी कि इन 5 कारणों से हम लोग बोल सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। यानी कि लोगों जो भी व्यक्ति शासन करेगा उसका और जो लोग शासन पे लोगों को बैठाएगा उसका, दोनों की क्या होती है, भागीदारी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तरह है 12 नंबर क्वेश्चन का। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में बैंक किस तरह से क्या करती है, मध्यस्थता करती है। मध्यस्थता मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो कि आपका और आपके भाई का या आपकी बहन की लड़ाई हो जाती है, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं कि आप दोनों को बात कराने का या आपको मिलाने का क्या करते हैं, बहुत तरह का प्रयास करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मध्यस्थता, यानी कि जो बीच वाला काम है। तो ऐसे आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है,
लेकिन जो लोग छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप और मैं, जो गरीब लोग होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इनको कोई भी काम करना होगा तो हमारे पास एक सीधा सा फंड है कि हम लोग क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। तो आखिर हमको लोन कहां से मिला, इसके बारे में क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग क्या करते हैं कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद जो लोग हैं, जिनको भी पैसे की आवश्यकता है, उनके बीच में बैंक किस तरह से मध्यस्थता करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी बैंक क्या करता है, सबका खाता खुलवाता है, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या चाहे आपके पास पैसा ना हो। तो सबसे पहले क्या करता है कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से मुद्रा प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि उनका खाता खोलते हैं। पहला तो क्या किया कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों से मुद्रा प्राप्त करके उनका क्या करता है, खाता खोलता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, भुगतान भी करता है। ऐसा नहीं कि अपने बड़ा जो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका खाता खुलवाया और आपने पैसा ले लिया, ऐसा नहीं होता है, और आप उसको पैसा दो ही नहीं, ऐसा नहीं। उसका पैसा लोगे तो उसको कोई जरूरत पड़ेगा तो पैसा क्या करेगा, ले भी लेगा, पहली बात। और दूसरा क्या होता है कि ये तो किसका बात हम लोगों ने किया, जिसके पास ज्यादा पैसा है। अब ये क्या करता है, तथा क्या करता है कि जो भी राशि खाते में जमा हुआ, उस राशि को क्या करता है कि जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर क्या करता है, ऋण देकर क्या करता है कि उनको उपलब्ध कराता है। तो एक तो क्या हो कि जो भी अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग हैं, उनसे मुद्रा प्राप्त किया, उनका खाता खोला और उनको जब जरूरत होगा पैसा दिया। लेकिन अगर उनको जरूरत नहीं और बैंक में ऐसा पैसा पड़ा हुआ है, तो जिसको भी आवश्यकता होगा वो उसको क्या करेगा कि उस लोगों को क्या करेगा कि कम ब्याज पे क्या करेगा, पैसा दे देगा। साथ में ये जो ऋण जो देता है, ये जो कम ब्याज पर ऋण देता है, वो कभी भी उसको हाथ में नहीं देता है। वो भी क्या करता है कि जरूरतमंद लोगों का जो खाता खुला है, उस खाते में क्या करता है, भेज दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पैसे सर्कुलेट होते रहते हैं। जैसे ही ये जरूरतमंद व्यक्ति क्या करेगा, पैसा को चुका देगा, तो उसी तरह क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति को क्या होगा कि पैसा जिसकी आवश्यकता होगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो यही क्या होगा, सर्कुलेट जो है चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने 10, 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कि और 6 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि 3-3 क्वेश्चन करके अभी क्या करना है, हमें करना है। तो वीडियो बन रहे हम लोग करेंगे आगे, ठीक। बात करते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। क्या क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन और विश्व व्यापार संगठन को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो ऐसे WTO की जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1995 में की गई थी। तो पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो क्यों बनाया गया है। तो पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो आपको 50 वर्ड में लिखना है और अगर मैं केवल ये 2 लिखूं तो 50 वर्ड कभी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए WTO की स्थापना 1 फरवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है, जनेवा में है। कहां पे, जनेवा में है। अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्यों का, तो इसका निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि विश्व व्यापार को संगठित करना। पहला इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व व्यापार को संगठित करना, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि सभी राष्ट्रों की हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या बनाना, नियम बनाना। यह इसका क्या है कि 2 सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है। पहला इसका उद्देश्य क्या हो गया कि विश्व व्यापार को संगठित करना, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या हो गया कि सभी राष्ट्रों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना। ये इसका दूसरा क्या हो गया कि उद्देश्य हो गया। तो ये हम लोगों ने जो भी हमारा STQ क्वेश्चन था, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो भी थे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी पे, यानी कि खंड नंबर सी पे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आपको LTQ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो 15 से लेके आपका जो क्वेश्चन नंबर है आपका 18 तक मिलता है। यानी कि आपको टोटल देखा जाए तो आपको इसमें से क्या करना है कि 3 प्रश्नों के क्या देने हैं, आपको उत्तर देने होते हैं। और आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको 5 नंबर जो है मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि विकासशील देशों को, क्वेश्चन क्या है देख सकते हो, क्वेश्चन ये रहा कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 देश, यानी कि इसमें टोटल 77 देश शामिल है, आप ऐसा माइंड में रख सकते हो। तो G77 देशों से क्या तात्पर्य है, तो समझिएगा यहां पे मैंने आंसर लिखा है।
तो आंसर क्या है कि देखिएगा, विकासशील देशों को पश्चिमी अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। यानी कि जो भी हमारा पश्चिमी देश है, जैसे मैं बात करूंगा अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, तो ये जो सारे देश हैं, तो इनका जो विकास हो रहा था, इनके विकास से जो भी हमारा जो बाकी जो देश है, जैसे मैं बात करूंगा भारत हो गया या जो भी पूर्वी तरफ के जितने भी देश थे, उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। तो इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, क्या, एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इसको बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ कि एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए क्या हुआ, आवाज उठा कि भाई पश्चिमी देश अपना तो विकास कर रहा है, तो बाकी का जो देश है हम लोग भी क्या करें, विकास करें। इसके लिए क्या किया जा रहा है, आवाज उठाया जा रहा है। तो ये जो आवाज जिन देशों ने मिलकर उठाया, तो इन्होंने एक नया संगठन के रूप में जो है रूप ले लिया, और इस संगठन का नाम क्या था, G77। तो इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई, एवं G77 में क्या हो गया, सब लोग गठित हो गया। अब आप समझिएगा कि भाई ये जो G77 है, ये लगभग जो भी ब्रिटेन वुड्स की जो जुड़वा संतानें हैं, यानी कि एक तो हो गया WTO, एक क्या हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एगो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या है, WHO, क्या है, WHO। एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक WHO। तो ये क्या है, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका विश्व बैंक, क्या है, एक विश्व बैंक। तो ये जो दो था, ये ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा सुल्तान था। एक क्या हो गया कि WTO और दूसरा क्या था, विश्व बैंक। तो इसी की क्या थी, ये प्रतिक्रिया थी। तो G77 को गठन हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो भी ब्रिटेन वुड्स हुआ, उसकी दो जुड़वा संतानें, एक WTO और एक क्या था, विश्व बैंक। दोनों ने मिलकर क्या किया कि ये जो दोनों की जिस तरह से कामें थी, WTO क्या करता था कि सभी देशों को मिलकर व्यापार करने का आदेश देता था, और विश्व बैंक क्या करता था कि जो भी गरीब देश है उसको क्या करता था, पैसा देने का काम करता था। तो ये पश्चिमी देशों के लिए बना था, कौन सा WTO और विश्व बैंक। तो बाकी के जो देश, उन्होंने क्या सोचा कि हमें भी ऐसा कुछ चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि G77 का एक संगठन बनाया, जो पूरा का पूरा ये ब्रिटेन वुड्स का, यानी कि WTO का और विश्व बैंक का क्या था, एक तरह का प्रतिक्रिया था, यानी कि उसी के जैसा काम करने वाला क्या था, एक बंदा था। ये देश विकसित देशों तक पहुंचने के लिए क्या करते, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तो इन G77 के देशों ने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, नाटो। क्या रखा, NITO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था थी। अब ये जो देखो, समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि क्योंकि ये देश विकसित देशों तक पहुंचने के लिए क्या करते, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नाटो करके एक संगठन को बनाया। अब ये जो संगठन था, ये एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें क्या करते थे कि जो भी विकासशील देश है वो अपने संसाधनों को नियंत्रित रख सकेंगे। पहला बात कि भाई नाटो को क्यों बनाया गया था, नाटो को बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो भी विकासशील देश है वो क्या करेंगे, अपने संसाधनों को क्या करेंगे, नियंत्रण में क्या करेंगे, रख सकेंगे, अपने नियंत्रण पे क्या करेंगे, रख सकेंगे। कारण कि जो भी विकसित देश है वो लोग क्या करते थे कि दूसरे के देशों में जाके उनके संसाधनों को हथिया लेते थे। लेकिन नाटो क्या करता था कि भाई इतना मान लो कि इसमें नाटो में मान लेते हैं कि मान लो कि ABCD ये 4 देश नाटो के अंतर्गत है। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत अगर कोई भी संसाधन है तो इन चारों का संसाधन है। अगर यानी कि ये चारों अगर अपने आप को विकास करने का चाहेंगे तो चारों क्या करेंगे, मिलजुल के करेंगे। और अगर कोई बाहरी देश इनके संसाधनों को लूटने का कोशिश करेगा तो चारों मिलकर क्या करेगा, उससे लड़ेगा। तो ये जो नाटो है ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सकेंगे पहला, और साथ में क्या करेंगे कि अपने तैयार मालों को बेचने के लिए उन्हें क्या मिलेगा, एक बेहतर बाजार मिल सकेगा। कि मान लो कि ए क्या करेगा, मान लो कि क्या करेगा, ये जो A B C और D था, तो मान लेते हैं कि B क्या करेगा, एक व्यापार
मैं बोल सकता हूं कि एक प्रकार का किसी वस्तु का उत्पादन किया तो ये क्या करेगा कि सी को बेच सकता है या डी को, यानी कि इस तरह से जितने भी सारे देश जो भी संगठन में होंगे उन सभी को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये तो किसका बात रहा, ये तो नाटो का बात रहा। अब देखिएगा ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने G77 के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। ये जो विस्तार की चुनौती है उसका मतलब क्या है, तो आपको पता होगा विस्तार माने क्या होता है, फैलाव। विस्तार मतलब क्या होता है, फैलाव। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि विस्तार की चुनौती के बारे में। तो ये एक ऐसा चुनौती है जो लगभग सभी लोकतंत्र व्यवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, जैसे सभी इलाकों में जैसे हम लोग बात करेंगे तो सभी समाज के समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना क्या होता है, शामिल होता है। यानी कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है इसका जो विस्तार है वो केवल किसी एक जगह नहीं रहना है, ये क्या करना है कि ये देश के सभी इलाकों में, चाहे वो सभी सामाजिक समूहों का बात कर लें या जितने भी संस्था है हमारे देश में उन सभी में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सब में क्या करना है, लागू करना, ये शामिल होता है इनका विस्तार। यानी कि अगर कोई कानून बना तो वो कानून देश के सभी इलाकों में, चाहे वो मैं बोलूंगा कि वो चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो या किसी भी तरह का इलाका हो, उस वाले इलाके में चाहे वहां पे किसी भी तरह के सामूहिक लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या विभिन्न प्रकार के संस्थान है, जैसे गैर या जो भी, जैसे कि मान लो कि अभी स्कूल खुलने वाली बात था कि स्कूल खुलेगा, तो जब भी स्कूल खोलने की बात हुई तो प्राइवेट के वाले भी स्कूल खोल दिए और सरकारी वाले भी खोले। तो इस तरह की चीजें कि विभिन्न संस्थानों पर भी क्या होगा, लागू होगा। पहला चीज ये एक विस्तार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है कि स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, कि जो भी स्थानीय सरकारें हैं उनको क्या करना, ज्यादा मात्रा में पावर देना, और साथ में क्या, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को क्या करना, व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। यानी कि संघ का जो भी संघ की इकाई है, जैसे कि आपको पता होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीन जो होती है सरकारी होती है, तो इन तीनों इकाइयों पे क्या करना कि जो भी सिद्धांत है उनको बराबर रूप से क्या करना, लागू करना। और साथ में क्या है कि महिलाओं और जो भी अल्पसंख्यक समूह, जैसे महिलाओं की संख्या कम है और बाकी जो अल्पसंख्यक समूह है उनको क्या करना कि उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, कि वो भी क्या करेंगे कि बाजार में, वो भी क्या करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे संविधान में अपनी अच्छे से क्या करेंगे, भागीदारी देंगे। और साथ में क्या कि कम से कम ही चीजों, माने हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों पे हम लोग काम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो विस्तार की जो चुनौती है, इस विस्तार की चुनौती को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाई विस्तार की चुनौती में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि इसमें लोकतंत्र शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूहों में और सभी क्या होगा, विभिन्न जो संस्थानें हैं उन पर लागू करना, साथ में स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार और संपन्न बनाना और संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, और फिर महिलाओं और जो भी अल्पसंख्यक समूहों को क्या करना, उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। साथ में कम से कम क्या होनी चाहिए कि चीजें लोकतंत्र के नियंत्रण से क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। तो ये जो विस्तार की जो चुनौती है कि भाई विस्तार क्या, कि जैसे यहाँ पे कोई चीजें हैं तो यहाँ तक आ जाना। जैसे अगर पानी को आप किसी समतल जगह पे उलट दोगे तो पानी क्या होगा कि पूरे सरफेस पे चला आएगा। तो वही चीज है, ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो हर एक लोगों तक पहुंचे, तो ये एक क्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती केवल भारत में नहीं है, दुनिया का जो सबसे पुराना जो लोकतंत्र उनमें से एक है अमेरिका, वहां भी क्या मिलेगा, ये चुनौती आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो रहा लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि इस तरह के इसके पास क्या होती है, समस्या होती है इस विस्तार को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे, देख सकते हो हम लोगों ने 16 नंबर का क्वेश्चन को ले लिया। अब 17 और 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, बात करेंगे। और 19 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है मैप वर्क है, तो मैं मैप वर्क तो नहीं करवाऊंगा, अगर होगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं, हम लोग बातें करते हैं। तो बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना करें। तो आपको पता होगा कि मानव के प्रत्येक कार्य में धन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें धन का उपयोग ना किया गया हो। साथ में मुद्रा के बिना जो लेन देन है वो करना क्या हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है।
साथ में अगर एक व्यक्ति को अपनी उत्पादित वस्तु को मुद्रा में बेचकर इसका उपयोग अपनी जरूरतों की वस्तु खरीदने में कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उत्पादन करके उसको कुछ दूसरा वस्तु खरीदना है। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक जोड़ा क्या है, चप्पल है, और मुझे क्या करना है, मुझे गेहूं खरीदना है। तो अब मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो क्या करेगा कि चप्पल के बदले में क्या करे, गेहूं दे। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिले ये बहुत कम संभव है, 1% चांस है कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे है, जैसे कि मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे पास चप्पल है मैं उसको बाजार में बेच दूंगा, और बेचने के बाद जो भी पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं क्या करूंगा कि अपनी जरूरत की वस्तु यानी कि गेहूं खरीद लूंगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एक व्यक्ति को अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा में बेचकर, है ना, इसका उपयोग अपनी जरूरत की वस्तु के लिए कर सकता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि अपनी जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। और इसी तरह मुद्रा भाई कई प्रकार की होती है। मुद्रा जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। एक तो धातु मुद्रा होता है और दूसरा क्या होता है, वस्तु मुद्रा। तो धातु मुद्रा में जैसे नोट आ गया, सिक्का आ गया, है ना, ये सारे क्या होते हैं, धातु मुद्रा होते हैं, है ना। और जैसे वस्तु मुद्रा में पता होगा कि वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि मुझे इंक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बदले में मार्कर दे दूंगा, मुझे उस पर इंक मिल जाएगा। तो वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, वस्तु मुद्रा कहलाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रा के बिना हम अपनी जो भी सीमित आवश्यकता है उसको भी क्या नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। सीमित आवश्यकता यानी कि छोटी से छोटी आवश्यकता भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। बात करेंगे लास्ट और 18वां नंबर का क्वेश्चन का कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य उज्जवल है क्यों। तो आपको एक चीज पता होगा कि भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यानी कि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत उच्च पाया जाता है। कारण कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो गर्मी होता है वो पृथ्वी के विषुवत रेखा पे ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गर्मी होता है सीधा आता है। और इसी दौरान देखोगे कि अफ्रीका जो महादेश है उसमें काला लोग पाए जाता है। हमारे इंडिया में भी कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ सांवले पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तापमान क्या होता है, उच्च पाया जाता है। साथ में सूरज से प्राप्त होने वाली जो उष्मा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोटो वोल्टाइल तकनीक के द्वारा इसको विद्युत में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे आपको उच्च मात्रा में क्या मिला कि आपको तापमान मिल गया। साथ में क्या हो गया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सूरज का क्या है, उष्मा है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटो वोल्टाइक तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये भारत के ग्रामीण इलाकों और यहाँ तक कि जो भी सुदूरवर्ती इलाकों है उन सारे क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं कि हम लोग सौर ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसा देखा जाए तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या किया है कि ये जो सौर ऊर्जा है ये अधिक मात्रा में लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पे उतना विकसित नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो लोग वहां तक मैं बोल सकता हूँ कि जो विद्युत होता है वो पहुंच नहीं पाता है, जल विद्युत या जो भी विद्युत है। तो भाई ये एक आसान तरीका होता है। साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे लकड़ी का, कोयला का और विद्युत का क्या होता है, बचत होता है। साथ साथ में देख सकते हो कि ये क्या करता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी करता है, पर्यावरण का क्या करता है, बचाव भी करता है। इस तकनीक से हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जो भी ऐसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है ऐसे संसाधन क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और साथ में तथा सौर ऊर्जा ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर ये कभी खत्म ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, लंबा टाइम तक क्या करेगा, चलेगा नहीं। जब तक पृथ्वी है तब तक क्या मिलेगा, हमें ऊर्जा मिलता रहेगा। तो इन्हीं कारणों से मैं बोल सकता हूं कि सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो क्या है, उज्जवल है। तो ये रहा पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन। एक बचा 19 नंबर का क्वेश्चन, वो बहुत आसान है, वो आप खुद ही कर सकते हो, मैप वर्क को आप आसान से कर लेना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आप हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो ऐसा ही मैं व्हाइट बोर्ड में लूं या आपके लिए स्पेशल पीडीएफ बना के मैं वीडियो लूं। चूंकि पीडीएफ बनाऊंगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा और आप जल्दी से क्या नहीं कर पाओगे कि आपको इन सारे मैं बोलूंगा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मैं टाइपिंग करूंगा, फिर मैं पहले मटेरियल बनाऊंगा, फिर टाइपिंग करूंगा, फिर वीडियो लूंगा, फिर अपलोड करूंगा, बहुत लंबा टाइम आता है। लेकिन इनके क्या होता है कि मैं बोर्ड में ही मटेरियल बनाता हूं और मैं आपको सीधा क्या करता हूं, वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं। तो कम टाइम में क्या होता है, आपको वीडियो मिल जाता है। अगर आप अभी देखोगे इन केस तो मैं अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं तो आप बोलोगे सर इतना रात तक आप जगे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे
अभी का अगर मैं टाइम दिखाऊं आपको, मैं दिखाता हूं, आप देख सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी जो टाइम है वो देख सकते हो 1:48 हो रहा है, और ये 1:48 रात हो रहा है सर। कितना? 1:48 का मैं बात कर रहा हूँ, 1:48, यानी कि 1:48 AM हो रहा है, रात हो चुका है, और मैं अभी भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करो। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, सारी टीम काम कर रही है, आपको सुबह तक साइंस का और मैथ का भी 1-2 सेट मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।